स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आयनिक सॉलिड्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लेटिस एनर्जी एंड बॉर्न हेबर साइकिल, जालक ऊर्जा तथा बॉर्न हेबर चक्र। जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि जब कोई क्रिस्टल बनता है तो उसमें आयनों का संकुलन होता है। प्रत्येक आयन के जुड़ने पर कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। आयनिक क्रिस्टलों के लिए जालक ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे क्रिस्टलों के स्टेबिलिटी का पता चलता है, यानी कि स्थायित्व का। इस ऊर्जा को कैपिटल यू प्रतीक चिन्ह से व्यक्त किया जाता है तथा इसके मान के पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन यह बताता है कि आयनिक यौगिकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, यानी यौगिक के बनने पर ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, प्राप्त यौगिकों का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। जालक ऊर्जा को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला है जालक ऊर्जा पहले यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, m प्लस गैसियस आयन प्लस x माइनस गैसियस आयन गिव्स राइज टू mxg प्लस u। u क्या है? जालक ऊर्जा। और ये 1 मोल दोनों लिए गए हैं। तो इस रिएक्शन के आधार पर जो परिभाषा बनती है वह है जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथक पृथक गैसीय आयनों द्वारा 1 मोल ठोस क्रिस्टल के निर्माण में निकलती है। यहाँ S होना चाहिए। जालक ऊर्जा दूसरी इक्वेशन आप देखिए, mxs प्लस जालक ऊर्जा गिव्स राइज टू m प्लस g प्लस x माइनस g। जालक ऊर्जा की वह मात्रा जो ठोस लवण को पृथक पृथक आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक होती है। हमने लिया 1 मोल सॉलिड, उसको जालक ऊर्जा दी तोड़ने के लिए, और ये m प्लस जी और x माइनस जी में विभक्त हो गए। तो 1 मोल जालक क्रिस्टल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा और 1 मोल सॉलिड क्रिस्टल को तोड़कर आयनों में विभक्त, गैसीय आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, एक में ऊर्जा निकलेगी, दूसरे में ऊर्जा लगेगी। अब है बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न चक्र की सहायता से जालक ऊर्जा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका परिकलन किया जा सकता है। बॉर्न हेबर चक्र एक ऊष्मागतिकीय चक्र है, यानी थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो हेस के नियम पर आधारित है। यहाँ पे बॉर्न हेबर चक्र जो है हेस नियम पर आधारित एक ऐसा ऊष्मागतिक चक्र है जो आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा तथा अभिक्रिया ऊष्मा या संभवन ऊष्मा में संबंध बतलाता है। ठीक है, आयनन विभव इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन बंधुता इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा सब्लिमेशन एनर्जी, और वियोजन ऊर्जा यानी कि आपकी डिसोसिएशन एनर्जी। जालक ऊर्जा तथा अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन है संभवन ऊष्मा। इन सब में रिलेशनशिप बतलाता है। यहाँ पे बॉर्न हेबर चक्र दिखाया गया है और इसमें उदाहरण हमने लिया है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के निर्माण के 2 पाथ इसमें दर्शाए गए, यानी 2 अलग अलग पथ दर्शाए गए हैं। एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में ऊपर दिखाया गया है NaCl Na प्लस सॉलिड और हाफ Cl2 गैसियस आयन गिव्स राइज टू NaCl सॉलिड। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड। इसको प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। ये पाथ 1 को दर्शाता है। यहाँ पे देखें
पाथ 2 में S यहाँ लिखा है, ये है सब्लिमेशन एनर्जी, I है आयनन ऊर्जा, इधर आपको D मिलेगा, D/2 लिखा है, दैट इज़ वियोजन ऊर्जा, E इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, U लिखा है जालक ऊर्जा, और डेल्टा H जो है वो है हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, अभिक्रिया ऊष्मा या संभवन ऊष्मा। S इज सॉलिड, G फॉर गैस एंड E इलेक्ट्रॉन। ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा का उत्सर्जन बता रहा है और धनात्मक चिन्ह ऊर्जा का अवशोषण बताता है। ये वाले बात को समझने के लिए हम ये पॉइंट्स कुछ डिस्कस करते हैं। 1 मोल NaS की अभिक्रिया, ठीक है, 1 मोल NaS की अभिक्रिया आधा मोल Cl2G के साथ करवाने पर NaCl बनता है, और इस प्रक्रिया में निकली हुई ऊष्मा को हम संभवन ऊष्मा या डेल्टा H कहते हैं। पाथ 2 विधि, पाथ 2 में क्या है, इसमें कई स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, पाथ 2 इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठोस सोडियम को ऊर्ध्वपातन द्वारा, ये Na सॉलिड को ऊर्ध्वपातन से प्लस S दिया हमने ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, तो Nag गैस द्वारा सोडियम गैस में बदल दिया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा को देना पड़ता है, इसे इसलिए प्लस लिखा है। सेकेंड स्टेप है गैसीय सोडियम आयन को आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल देकर, है ना, उसका वायतम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, जिससे गैसीय अवस्था में हमको Na प्लस प्राप्त हो गया, इसे भी +1 लिखा जाता है। थर्ड है क्लोरीन के अणु को वियोजन ऊर्जा देने पर, ये Cl2 है, क्लोरीन के 2 अणु बनते हैं, अतः क्लोरीन का एक परमाणु प्राप्त करने के लिए इसकी आधी ऊर्जा यानी D/2 की आवश्यकता होगी, इसे +D/2 लिखा जाता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन का जो परमाणु है सोडियम द्वारा दिया गया 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cl- में, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, प्लस इलेक्ट्रॉन Cl- में परिवर्तित हो जाता है। हम जानते हैं कि जब किसी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो ऊर्जा निकलती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, और इसे -E द्वारा दर्शाया जाता है, चित्र में दिखाया गया है। अंतिम पद में इस प्रकार बने Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से आकर्षित होकर NaCl सॉलिड का क्रिस्टल बनाते हैं। इस प्रक्रम में जालक ऊर्जा U के बराबर ऊर्जा निकलती है। तो हेस के नियमानुसार यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि में ऊर्जा जो परिवर्तन है वह क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि में ऊर्जा परिवर्तन इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष विधि में ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। -ΔH इज इक्वल टू S + D/2 + I - E - U, ठीक है, यह हेस का नियम दर्शाया गया है। अब है एप्लीकेशंस ऑफ बोर्न-हेबर साइकिल, यानी कि इसकी बोर्न-हेबर चक्र की अनुप्रयोग। एक सबसे इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग जो है वो है, इससे हम जालक ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो सबसे पहला लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा ज्ञात करना। आयनिक यौगिकों के लिए बनाए गए बोर्न-हेबर साइकिल में होने वाले अधिकांश ऊर्जा परिवर्तन जो है, जैसे कि ΔH, S, I तथा D के मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। अतः किन्हीं 2 ऊर्जा परिवर्तनों जैसे U तथा E में से किसी एक का मान ज्ञात होने से हम दूसरी राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। हैलोजनों की E का मान प्रयोग द्वारा सही प्राप्त किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अतः धातु हैलाइडों के जालक ऊर्जा के मानों की बोर्न-हेबर चक्र द्वारा गणना की जा सकती है। -U इज इक्वल टू -S
माइनस आई माइनस डी बाई टू प्लस ई माइनस डेल्टा एच। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना या डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कई तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्य विधियों द्वारा ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान हम बोर्न-हेबर साइकिल द्वारा आसानी से मालूम कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एस प्लस डी बाई टू प्लस आई माइनस यू प्लस डेल्टा एच। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी, यानी प्रोटॉन बंधुता ज्ञात करना। किसी ऋणायन के प्रोटॉन के साथ जुड़ने पर क्या होता है, अम्ल बनता है और निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम प्रोटॉन बंधुता या P से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं अमोनिया। अमोनिया के लिए प्रोटॉन बंधुता P निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। अमोनिया का मॉलिक्यूल प्लस H प्लस माइनस P और NH4 प्लस। ठीक है, अब देखिए NH3G यहाँ पे दिखाया गया है प्लस HCl, दोनों के गैसियस अणु हैं और प्रत्यक्ष विधि में माइनस डेल्टा H देकर ये NH4Cl सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में यहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड में अमोनिया गैस को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देकर अमोनिया गैस सारे अणुओं को गैसीय अवस्था में प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी देकर उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, Cl माइनस H प्लस में। उसके बाद यहाँ माइनस P और NH4 प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस हमें प्राप्त हो रहा है। तो टोटल कन्वर्जन क्या हो गया, माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस पी माइनस यू। तो P का मान कैसे निकल आएगा, डी प्लस आई माइनस ई माइनस यू प्लस डेल्टा एच। एंड लास्टली आयनिक यौगिकों के अस्तित्व एवं स्थायित्व का पूर्वानुमान, ये भी हम बोर्न-हेबर साइकिल की सहायता से निकाल सकते हैं। Prediction about the existence and stability of ionic compounds। बोलचाल की भाषा में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि किसी भी यौगिक के बनने पर यदि ऊर्जा निकलती है तो डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है, और वह यौगिक बनेगा, राइट। लेकिन डेल्टा एच का धनात्मक मान ये बताता है कि यौगिक के बनने में ऊर्जा देनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, अतः वह यौगिक नहीं बनेगा। साथ ही डेल्टा एच का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, बना हुआ यौगिक उतना ही स्थायी होगा। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सब हम जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक बहुत ही स्थायी यौगिक है, जबकि Mg से Mg2 प्लस बनना तथा O से O2 माइनस प्राप्त करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि Mg2 प्लस और O2 माइनस के संयोग से MgO बनने में हमें बहुत सारी चालक ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे डेल्टा एच का अधिक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो MgO का डेल्टा एच का मान होता है -601.66 किलो जूल पर मोल। अतः MgO जो है वो एक स्थायी यौगिक है। इसी प्रकार NaCl का डेल्टा एच का जो मान है -381 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि NaCl2 का डेल्टा एच का मान +2554.6 किलो जूल पर मोल होता है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चलता है कि NaCl का फॉर्मेशन तो होता है पर NaCl2 कभी नहीं बनता, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका सीधा सा आंसर यही है। ओके, थैंक यू।